यहाँ हर वरिष्ठ नागरिक को अभी अपने दवा कैबिनेट के बारे में जो कुछ भी जानना चाहिए वह है। इसी समय जब आप यह देख रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में एक दादी एक गोलियों की बोतल की ओर हाथ बढ़ा रही है जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। नहीं जिस तरीके से वह उम्मीद करती है, बल्कि ऐसे तरीके से जो उसकी यादें, उसकी चलने फिरने की क्षमता या यहां तक कि उसकी जिंदगी ही छीन सकता है। हर 6 मिनट में एक और वरिष्ठ व्यक्ति ऐसा स्ट्रोक झेलता है जो होना जरूरी नहीं था। उस ठंडी आंकड़े के पीछे किसी की मां है जो अपनी पोती की शादी में कभी नाचेगी, किसी का पिता है जो अपने गैराज में वह कार्यशाला कभी पूरा नहीं करेगा, कोई ऐसा ही व्यक्ति जो सोचता था कि वह सब कुछ सही कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि वही दवाइयां जो आपके बाथरूम के कैबिनेट में पड़ी हैं, जिन्हें आपके डॉक्टर ने अच्छे इरादों से लिखी है, जिन्हें आप बिना सोचे समझे लेते हैं, चुपचाप एक आपदा के लिए मैदान तैयार कर रही हैं। यह डर फैलाना नहीं है, यह विज्ञान है जो उन प्रथाओं से जुड़ रहा है जिन्हें बहुत लंबे समय तक बिना जांच के छोड़ा गया। और आज आप पता लगाएंगे कि कौन सी 4 आम दवाइयां वरिष्ठों में स्ट्रोक के जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ा रही हैं, कभी कभी उसे 3 गुना कर रही हैं, और आप अभी से इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। लेकिन पहले चलिए आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि जब स्ट्रोक लगता है तो वास्तव में आपके दिमाग के अंदर क्या हो रहा होता है। अपने दिमाग की कल्पना एक गुलजार शहर के रूप में करें। आपके न्यूरॉन्स इमारतें हैं जिनमें आपकी बोलने, चलने, अपने पोते पोतियों के नाम याद रखने जैसी जरूरी क्षमताएं बसती हैं। उन इमारतों को जोड़ने वाली सड़कों को आपकी धमनियां समझें, जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को उन तक पहुंचाती हैं जैसे डिलीवरी ट्रक सब कुछ सुचारू रूप से चलाते हैं। स्ट्रोक तब होता है जब उन सड़कों में से एक पर ट्रैफिक अचानक रुक जाता है। यह त्रासदी 2 तरीकों से घटित होती है। सबसे आम, जो लगभग 87% मामलों में होता है, उसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। एक उल्टा पड़ा ट्रक जो सड़क को ब्लॉक कर रहा हो, उससे पैदा हुए भारी ट्रैफिक जाम की कल्पना करें। वह ट्रक एक रक्त का क्लॉट है और उसके पीछे सारे ऑक्सीजन डिलीवरी ट्रक फंस जाते हैं। नीचे की ओर की इमारतें मिनटों में बंद होने लगती हैं। पहले लाइट झिलमिलाती है, फिर पूरी तरह से बुझ जाती है। वो न्यूरॉन्स खतरनाक गति से मरने लगते हैं। यूसीएलए मेडिकल सेंटर के शोध के अनुसार लगभग 1.9 मिलियन प्रति मिनट। दूसरी प्रकार है हेमोरेजिक स्ट्रोक, और यह वैसा है जैसे सड़क के नीचे पानी की मुख्य लाइन फट जाए। रक्त उस मस्तिष्क के ऊतक में भर जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए, नाजुक संरचनाओं को कुचलता है और अराजकता पैदा करता है। दोनों ही परिदृश्य विनाशकारी हैं, लेकिन इसे और भी बदतर क्या बनाता है। 60 की उम्र पार करने के बाद हमारे दिमाग की आधारभूत संरचना ज्यादा नाजुक हो जाती है। वे धमनियां गड्ढेदार हो जाती हैं, ट्रैफिक धीमा हो जाता है और हमारी मरम्मत की टीमें उतनी कुशलता से काम नहीं करती। इस बूढ़े होते सिस्टम में कुछ दवाइयां जोड़ें और आप लगभग धीमी आग पर पेट्रोल डाल रहे होते हैं। आइए पहले उस दवाओं के समूह से शुरू करें जो आपको जोखिम में डाल सकती हैं। नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या NSAIDs। आप उन्हें इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, नेप्रोक्सेन जैसे नामों से जानते हैं। ये हर दवा कैबिनेट में होते हैं, बिना पर्ची के बिकते हैं, हर दर्द के लिए कैंडी की तरह लिए जाते हैं। ये नुकसानदेह नहीं दिखते, यहाँ तक कि मददगार भी लगते हैं। आखिरकार दर्द तो कम हो जाता है ना? लेकिन जब आप वह मासूम दिखने वाली गोली लेते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है? 30 साल के स्वस्थ गुर्दों और मजबूत दिल वाले व्यक्ति के लिए कभी कभार इबुप्रोफेन लेना एक मजबूत छत पर हल्की बारिश जैसा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन 60 के ऊपर, खासकर अगर आप उन्हें रोजाना या ऊंचे डोज में ले रहे हैं, तो यह उस घर पर तूफान जैसा है जो पहले ही उम्र के निशान दिखा रहा हो। ये दवाएं सिर्फ दर्द छुपाती नहीं, वे मूलतः आपके शरीर के रक्तचाप, गुर्दे के कार्य और रक्त का जमाव कैसे नियंत्रित होता है उसे बदल देती हैं। पहले चलिए बात करते हैं कि आपके रक्तचाप के साथ क्या होता है। NSAIDs आपके शरीर को सोडियम और पानी रोकने पर मजबूर करते हैं। अपने परिसंचरण तंत्र की कल्पना एक बगीचे के नली के रूप में करें। जब आप उसमें बहने वाले पानी की मात्रा बढ़ाते हैं और साथ ही नली को कड़ी और कम लचीली बना देते हैं, तो दबाव तेजी से बढ़ जाता है। आर्काइव्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक पायनियरिंग अध्ययन ने 82,000 वरिष्ठों का 5 साल तक पालन किया, जो नियमित रूप से NSAIDs का उपयोग कर रहे थे। उनका रक्तचाप औसतन 8 से 12 पॉइंट तक बढ़ा।
यह बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन हर 10 पॉइंट की वृद्धि आपके स्ट्रोक के जोखिम को 2 गुना कर देती है। लेकिन उच्च रक्तचाप केवल शुरुआत है। ये दवाएं आपके गुर्दों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। वे अभूतपूर्व फिल्टर जो प्रतिदिन करीब 200 क्वार्ट रक्त को साफ करते हैं। 60 की उम्र के बाद गुर्दे का कार्य स्वाभाविक रूप से हर साल लगभग 1% घटता जाता है। NSAIDs इसके साथ जोड़ें और आप उस गिरावट को तेजी से बढ़ा रहे हैं। जब गुर्दे संघर्ष करते हैं तो वे रक्तचाप को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाते या विषाक्त पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाते, जिससे स्ट्रोक के लिए एक परिपूर्ण तूफान बनता है। यहाँ एक बात है जो आपका डॉक्टर शायद नहीं समझाया। NSAIDs प्राकृतिक यौगिकों प्रोस्टाग्लैंडिन्स के काम में हस्तक्षेप करते हैं, जो आपके पेट की परत की रक्षा करते हैं और महत्वपूर्ण अंगों तक रक्त प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। जब आप इन्हें दिन ब दिन, महीना ब महीना ब्लॉक करते हैं तो आप सिर्फ पेट के अल्सर का जोखिम नहीं बढ़ा रहे, आप उस नाजुक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जो आपके दिमाग तक सहज रूप से रक्त पहुंचाने को बनाए रखता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चला कि नियमित NSAID उपयोग असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के बनने का जोखिम बढ़ाता है, जिसमें मस्तिष्क की छोटी वाहिकाएं भी शामिल हैं। और भी चिंताजनक है कि आपकी धमनियों की भीतरी परत लिनिंग के साथ क्या होता है। दीर्घकालिक NSAID उपयोग आपकी धमनियों की दीवारों में सूजन को बढ़ावा देता है। वह ठीक वो विपरीत प्रभाव है जिसकी आप एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा से उम्मीद करेंगे। यह सूजन रेत के कागज जैसे काम करती है, उस चिकनी सतह को खुरदरा बना देती है जहां रक्त को मुक्त रूप से बहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल और अन्य मलबा इन खुरदरे हिस्सों पर चिपक जाता है, प्लेक बनाते हैं। एक दिन उस प्लेक का एक टुकड़ा टूटकर आपके दिमाग की ओर चला जाता है और एक महत्वपूर्ण धमनी को ब्लॉक कर देता है। स्ट्रोक। तो अगर आप पुरानी पीड़ा से जूझ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बिना डॉक्टर से सलाह लिए कोई दवा अचानक बंद न करें। उससे खुद नई समस्याएं उठ सकती हैं। इसके बजाय एक ईमानदार बातचीत करें। खासकर पूछें कि आपकी उम्र, रक्तचाप और NSAID लेने की अवधि को देखते हुए आपका स्ट्रोक जोखिम क्या है। सबसे कम प्रभावी डोज और सबसे शॉर्ट टाइम के लिए पूछें। सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें। एसेटामिनोफेन, जबकि पूर्ण नहीं है, उपयुक्त रूप से उपयोग करने पर आमतौर पर आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कम दबाव डालता है। स्थानीय रूप से लगने वाले प्रिपरेशन जैसे डाइक्लोफेनाक जेल दर्द को केवल उस जगह पर लक्षित कर सकते हैं, बिना पूरे सिस्टम को भरने के। 2023 के जर्नल ऑफ पेन रिसर्च के एक अध्ययन में पाया गया कि जोड़ों के दर्द के लिए टॉपिकल NSAIDs मौखिक संस्करणों जितने ही प्रभावी हैं, लेकिन 90% कम सिस्टमिक अवशोषण के साथ। दवा के बिना उपायों को कम मत आंकिए। फिजिकल थेरेपी एक गोली लेने के मुकाबले धीमी लग सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से क्रॉनिक बैक पेन और गठिया जैसी स्थितियों में यह अधिक प्रभावी होती है। एक समय में वैकल्पिक चिकित्सा समझी जाती थी। एक्यूपंक्चर अब मुख्य चिकित्सा केंद्रों द्वारा पीड़ा प्रबंधन के लिए मान्यता प्राप्त हो चुकी है। साधारण हीट थेरेपी, हीटिंग पैड या गर्म पानी से स्नान भी बिना किसी स्ट्रोक जोखिम के महत्वपूर्ण राहत दे सकती है। प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरीज को गंभीरता से लें। हल्दी, विशेष रूप से उसका सक्रिय घटक कर्क्यूमिन, एक्सटेंसिवली अध्ययन किया गया है। 30 अध्ययनों के एक मेटा विश्लेषण में पाया गया कि प्रतिदिन 1000 से 1500 मिलीग्राम कर्क्यूमिन गठिया के दर्द के लिए इबुप्रोफेन जितना ही प्रभावी ढंग से सूजन के मार्करों को कम करता है। इसे हमेशा काली मिर्च के साथ लें ताकि अवशोषण 2000% तक बढ़ सके। अदरक, एक और शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी, ताज़ा चाय के रूप में या 250 से 500 मिलीग्राम के मानकीकृत अर्क के रूप में दिन में 2 बार लिया जा सकता है। अब चलिए उस दूसरी दवाओं के समूह पर बात करते हैं जो वरिष्ठों को जोखिम में डाल रही है, और ये एक ऐसी समस्या से जुड़ी है जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता। मूत्र नियंत्रण की कमी, दुर्घटनाओं का डर, लगातार बाथरूम ढूंढने की चिंता, वह शर्म जो लोगों को जीवन का आनंद लेने से रोकती है। यह 65 से ऊपर की उम्र के 40% महिलाओं और 20% पुरुषों को प्रभावित करती है। इसे प्रबंधित करने के लिए डॉक्टर अक्सर एंटीकोलिनर्जिक दवाएं जैसे ऑक्सीब्यूटेनिन या टोल्ट्रोडिन लिखते हैं। ये मूत्राशय को आराम देती है और आपात महसूस को कम करती है, और हाँ, ये काम करती है, लेकिन किस कीमत पर? ये दवाएं एक अहम दिमागी रासायनिक एसिटाइलकोलाइन को ब्लॉक करती हैं।
इसे अपने दिमाग के गियर चलाने वाली तेल की तरह समझिए। यह स्मृति निर्माण, ध्यान और स्पष्ट सोच के लिए अनिवार्य है। जब आप एंटीकोलिनर्जिक लेते हैं तो आप केवल अपने मूत्राशय को प्रभावित नहीं कर रहे होते। ये दवाएं आपके दिमाग में प्रवेश करके संज्ञानात्मक कार्यशीलता में हस्तक्षेप करती हैं। जामा इंटरनल मेडिसिन के एक प्रमुख अध्ययन ने 3434 वरिष्ठों का 7 वर्षों तक पालन किया। जो एंटीकोलिनर्जिक ले रहे थे उनका डिमेंशिया का जोखिम 54% अधिक और स्ट्रोक का जोखिम 68% अधिक था। स्ट्रोक से कनेक्शन विशेष रूप से परेशान करने वाला है। एसिटाइलकोलिन दिमाग तक रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, धमनियों को लचीला और उत्तरदायी बनाए रखकर। इसे ब्लॉक करें और वे धमनियां कठोर हो जाती हैं। जब आपके दिमाग को अधिक ऑक्सीजन चाहिए तो वे फैल नहीं पाती। ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहां रक्त प्रवाह कम होता है और स्ट्रोक का मंच तैयार होता है। इसके अलावा ये दवाएं खड़े होने पर अचानक रक्तचाप में गिरावट पैदा कर सकती हैं। कई वरिष्ठ लोग ऐसे साइड इफेक्ट्स को उम्र बढ़ने से जोड़ देते हैं। भ्रम, याददाश्त में कमी, दिन में अहस्त चेतनता, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल। वे नहीं समझते कि उनकी मूत्र संबंधी दवा उनके दिमाग को सुस्त कर रही है। एक मरीज ने बताया कि वह 2 साल तक जैसे कोहरे में जी रही थी, जब तक कि उसने पता नहीं लगाया कि उसकी इनकॉन्टिनेंस दवा डिमेंशिया नहीं, उसकी समस्याओं की वजह थी। अच्छी खबर यह है कि सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं। मिराबेग्रॉन जैसे नए बीटा 3 एगोनिस्ट अलग ढंग से काम करते हैं। वे एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक नहीं करते, इसलिए आपके दिमाग के लिए बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि वे ओवरएक्टिव ब्लैडर के लिए समान रूप से प्रभावी हैं, लेकिन संज्ञानात्मक जोखिम के बिना। हमेशा अपने डॉक्टर से इन नए विकल्पों के बारे में पूछें। दवा के बिना उपाय भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जिन्हें अक्सर केगेल्स कहा जाता है, उन मांसपेशियों को मजबूत करती हैं जो पेशाब को नियंत्रित करती हैं। 21 अध्ययनों की एक प्रणालीगत समीक्षा में पाया गया कि जो महिलाएं नियमित रूप से पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करती थीं, उनकी इनकॉन्टिनेंस की घटनाएं 70% कम थीं। कुंजी निरंतरता है, सही तरीके से दिन में कई बार करना। ब्लैडर ट्रेनिंग, जिसमें आप धीरे धीरे बाथरूम के बीच के समय को बढ़ाते हैं, आपके ब्लैडर को अधिक आरामदायक ढंग से रोकने के लिए फिर से प्रशिक्षित करती है। सरल जीवन शैली परिवर्तन भी बड़े फर्क डालते हैं। कैफीन एक ब्लैडर उत्तेजक है जो तात्कालिकता बढ़ाता है। एक अध्ययन में पाया गया कि कैफीन हटाने से बड़े महिलाओं में इनकॉन्टिनेंस की घटनाएं 42% तक कम हुई। शराब और कार्बोनेटेड पेय भी समान प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि कृत्रिम मिठास भी संवेदनशील व्यक्तियों में ब्लैडर को परेशान कर सकती है। स्वस्थ वजन बनाए रखने से ब्लैडर पर दबाव घटता है। अब हमें तीसरी दवा संख्या पर चर्चा करनी है और यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह अक्सर अल्पकालिक समाधान के रूप में शुरू होती है लेकिन दीर्घकालिक समस्या बन जाती है। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडनिसोन और डेक्सामेथासोन। यदि आपने कभी गंभीर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऑटोइम्यून फ्लेयर या गंभीर एलर्जी का अनुभव किया है तो आप जानते हैं कि ये दवाएं लगभग चमत्कारी राहत प्रदान करती हैं। कुछ ही घंटों में सूजन पिघल जाती है, सांस लेना आसान हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। वे आश्चर्यजनक दवाओं जैसा महसूस होती हैं और तीव्र परिस्थितियों में ये जीवन रक्षक हो सकती हैं। लेकिन जब ये शक्तिशाली दवाएं बिना सावधान निगरानी के लंबे समय तक उपयोग की जाती हैं तो क्या होता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपके दिमाग के लिए मैं जो त्रिखतरा कहता हूँ पैदा करती है। पहला, ये आपके शरीर को विशाल मात्रा में सोडियम रोकने और पोटेशियम को घटाने के कारण रक्तचाप को नाटकीय रूप से बढ़ाती है। यह कोई सूक्ष्म प्रभाव नहीं है। अध्ययन दिखाते हैं कि लंबी अवधि के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने वाले 20% लोग पहले वर्ष के भीतर उच्च रक्तचाप विकसित करते हैं। आपका दिल उस सिस्टम में खून पंप करने के लिए अधिक मेहनत करता है जो अतिरिक्त तरल रोक रहा है, जिससे उन नाजुक मस्तिष्क की धमनियों पर जबरदस्त दबाव बनता है। दूसरा, ये रक्त शर्करा नियंत्रण को बर्बाद कर देती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंसुलिन के साथ हस्तक्षेप करती है, अक्सर जो डॉक्टर स्टेरॉइड प्रेरित मधुमेह कहते हैं पैदा करती हैं। भले ही आपने कभी ब्लड शुगर की समस्या नहीं देखी हो, ये दवाएं कई हफ्तों में आपको मधुमेह के क्षेत्र में धकेल सकती हैं। उच्च रक्त शर्करा रक्त वाहिकाओं को विषैला बनाती है, उन्हें कठोर और नाजुक बना देती है। स्ट्रोक जर्नल में एक अध्ययन में पाया गया
कि स्टेरॉयड प्रेरित मधुमेह वाले लोगों का स्ट्रोक जोखिम नियमित टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों की तुलना में 3 गुना अधिक था। तीसरा, यह आपकी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल और रक्त जमने वाले कारकों को बदल देती है। खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जबकि सुरक्षात्मक एचडीएल घटता है। आपका रक्त घना हो जाता है जो थक्के बनाने के लिए अधिक प्रवण होता है। क्षतिग्रस्त धमनियां, उच्च रक्तचाप, बढ़ी हुई रक्त शर्करा और थक्के बनने के लिए तैयार रक्त, इन सब का संयोजन स्ट्रोक के लिए परफेक्ट रेसिपी है। मेरे एक मरीज 68 वर्ष की एक महिला जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस से पीड़ित थी, 3 साल से प्रेडनिसोन पर थी। उसके जोड़ों का दर्द कम था, लेकिन उसने उच्च रक्तचाप विकसित किया, 30 पाउंड बढ़ाया और उसकी ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ रही थी। जब उसे एक मिनी स्ट्रोक हुआ तो उसके परिवार को झटका लगा। उन्हें नहीं पता था कि जो दवा उसके जोड़ों की मदद कर रही थी वह उसके दिमाग को खतरे में डाल रही थी। यदि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेना ही है तो कुंजी है कम से कम डोज का उपयोग सबसे छोटी जरूरी अवधि के लिए। अपने डॉक्टर के साथ नियमित रूप से टेपरिंग रणनीतियों पर बातचीत करें। कई स्थितियों में सांस लेने की समस्याओं के लिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या जोड़ के मामलों में इंजेक्ट किए जाने वाले स्टेरॉइड्स पर स्थानांतरण किया जा सकता है, जिनका सिस्टमिक प्रभाव कम होता है। प्राकृतिक विरोधी सूजन विकल्प और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मछली के तेल से प्राप्त ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में मजबूत एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव होते हैं। अध्ययन दिखाते हैं कि प्रतिदिन 3000 से 4000 मिलीग्राम सूजन के मार्करों को 40% तक कम कर सकता है। बोजवेलिया, जिसे भारतीय लोहबान भी कहते हैं, सदियों से उपयोग में है और आधुनिक शोध इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि करता है। 300 से 400 मिलीग्राम की खुराक 3 बार दिन में सूजन को काफी हद तक कम कर सकती है। यदि आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जारी रखने ही हैं, तो आपको एक सुरक्षा योजना की जरूरत है। घर पर रोजाना रक्तचाप की निगरानी करें, सिर्फ डॉक्टर के पास जाने पर नहीं। नियमित रूप से ब्लड शुगर चेक करें, भले ही आपने कभी डायबिटीज ना हो। सब्जियों, दुबले प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपनाएं। साथ ही नमक और चीनी को सख्ती से सीमित रखें। व्यायाम अनिवार्य हो जाता है क्योंकि यह कई नकारात्मक प्रभावों का मुकाबला करने में मदद करता है। अब हम सबसे खतरनाक दवा समूह पर आते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है क्योंकि यह वरिष्ठों में बहुत बार गलत तरीके से उपयोग की जाती है। एंटीसाइकोटिक दवाएं जैसे रिस्पेरिडोन, ओलानजापाइन और क्वेटियापाइन। ये दवाएं गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे सिजोफ्रेनिया के लिए विकसित की गई थीं, जहां उपयुक्त उपयोग पर वे जीवन रक्षक हो सकती हैं। लेकिन आज हम कुछ गहराई से परेशान करने वाला देख रहे हैं। ये शक्तिशाली दिमाग को बदलने वाली दवाएं वरिष्ठों को चिंता, नींद की समस्याओं या डिमेंशिया से संबंधित बेचैनी के लिए दी जा रही हैं, अक्सर पहले सुरक्षित विकल्प आजमाए बिना। एफडीए ने इन दवाओं पर सबसे सख्त चेतावनी, एक ब्लैक बॉक्स चेतावनी, एल्डरली मरीजों के लिए जारी की है। कारण स्पष्ट है, ये लगभग मृत्यु का जोखिम 2 गुना कर देती हैं और स्ट्रोक के जोखिम को 3 गुना कर सकती हैं। मैं इसे दोहराता हूँ, 3 गुना। फिर भी देश भर के नर्सिंग होम्स में 30% तक के निवासियों को ये दवाएं दी जा रही हैं, अक्सर ऐसे व्यवहारों के लिए जो अन्य तरीकों से संभाले जा सकते थे। ये दवाएं बुजुर्ग दिमाग और शरीर के साथ क्या करती हैं, ये जानना जरूरी है। पहला, ये गंभीर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन पैदा करती है, अर्थात खड़े होने पर रक्तचाप तेजी से गिर जाता है। यह सिर्फ चक्कर महसूस करना नहीं है, रक्तचाप 30 या 40 पॉइंट तक गिर सकता है, जिससे गिरने और अधिक गंभीर तौर पर दिमाग को अपर्याप्त रक्त प्रवाह के कुछ पल मिलते हैं। बार बार ये घटनाएं समय के साथ क्षति के क्षेत्र बना देती हैं। दूसरा, ये हृदय की विद्युत प्रणाली में हस्तक्षेप करती है, जिससे अतालता होती है जो थक्के बनने को बढ़ावा देती है। ये थक्के टूटकर दिमाग की ओर जा सकते हैं। 75,000 वरिष्ठों के एक विशाल अध्ययन में पाया गया कि जो एंटीसाइकोटिक ले रहे थे, उनका पहले महीने में स्ट्रोक का जोखिम 370% बढ़ा हुआ था। यह जोखिम लगातार उपयोग पर भी बना रहा। तीसरा, ये दवाएं मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह बर्बाद कर देती हैं। 20 से 40 पाउंड वजन बढ़ना आम है, रक्त शर्करा आसमान छूती है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बिगड़ती है और कई लोग महीनों के भीतर मधुमेह विकसित कर लेते हैं।
वे रक्त की चिपचिपाहट बढ़ाती है, जिससे वह घना और थक्के बनाने के लिए ज़्यादा प्रवण हो जाता है। यह ऐसा है जैसे ये दवाएं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को सिर्फ महीनों में दशकों बूढ़ा बना देती हो। त्रासदी यह है कि कई वरिष्ठों, विशेष रूप से जो डिमेंशिया से संबंधित बेचैनी में हैं, उनके लिए ये दवाएं उन व्यवहारों के लिए दी जाती हैं जिनके पीछे वास्तविक कारणों की जांच तक नहीं की गई। क्या वह व्यक्ति दर्द में है पर इसे व्यक्त नहीं कर पा रहा? क्या उसे मूत्र मार्ग का संक्रमण है जो भ्रम पैदा कर रहा है? क्या वे डराए हुए, अधिक उत्तेजित या सिर्फ उबाऊ महसूस कर रहे हैं? उत्तर शायद ही कभी एक शक्तिशाली एंटीसाइकोटिक होता है। यदि आपके प्रियजन को एंटीसाइकोटिक दी गई है तो आपको जोरदार रूप से वकालत करनी चाहिए। डॉक्टर से सीधा पूछें कि क्या सभी गैर दवायाबी विकल्प एग्जॉस्ट किए गए हैं, इस दवा को बंद करने की योजना क्या है और इसे जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी खत्म करने का क्या रास्ता है। ये दवाएं केवल अंतिम विकल्प होनी चाहिए, सबसे कम समय के लिए, न कि मुश्किल व्यवहारों का सुविधाजनक समाधान। डिमेंशिया संबंधित बेचैनी के लिए गैर दवा उपाय अधिक समय ले सकते हैं, लेकिन अनंत रूप से सुरक्षित होते हैं। शांत, पूर्वानुमेय माहौल बनाएं। परिचित संगीत का उपयोग करें, जो अध्ययनों के अनुसार बेचैनी को 50% तक कम कर सकता है। कार्यों और संचार को सरल बनाएं। भ्रम को सुधारने के बजाय भावनाओं को मान्यता दें। नियमित हल्की कसरत, चाहे बस चलना ही क्यों ना हो, मूड में नाटकीय सुधार ला सकती है और समस्याग्रस्त व्यवहार को कम कर सकती है। इन दृष्टिकोणों में धैर्य और रचनात्मकता चाहिए, लेकिन वे स्ट्रोक जोखिम को 3 गुना नहीं करती। वरिष्ठों में नींद की समस्याओं के लिए, जिनके लिए एंटीसाइकोटिक को बढ़ते हुए दिया जा रहा है, विकल्प मौजूद हैं और वे सुरक्षित हैं। अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी दीर्घकालिक रूप से किसी दवा से अधिक प्रभावी है। नींद की आदतों में सुधार, जैसे नियमित बिस्तर का समय, ठंडी अंधेरी कमरे और सोने से पहले स्क्रीन से बचना, अपेक्षा से बेहतर काम करते हैं। प्राकृतिक विकल्प जैसे मेलाटोनिन सिर्फ 0.5 से 1 मिलीग्राम से शुरू, विनाशकारी दुष्प्रभावों के बिना सहायक हो सकते हैं। हर वरिष्ठ और देखभालकर्ता को यह समझना चाहिए, 60 के बाद आपका दिमाग 30 का दिमाग नहीं है। यह दवा के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील है, रासायनिक व्यवधानों की भरपाई कम कर सकता है और अधिक कीमती है, क्योंकि संज्ञानात्मक गिरावट को रोकना उसे वापस पाने से आसान है। आज हमने जिन 4 दवा समूहों पर चर्चा की, NSAIDs, एंटीकोलिनर्जिक्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीसाइकोटिक्स, वे स्वभाव से बुरे नहीं हैं। सही स्थितियों में, सही खुराकों में, सही अवधि के लिए उपयोग किए जाए तो वे जीवन की गुणवत्ता बेहतर कर सकते हैं। समस्या यह है कि इन्हें बहुत बार गलत तरीके से, बहुत लंबे समय तक, बहुत ऊंची खुराक में सुरक्षित विकल्पों पर विचार किए बिना इस्तेमाल किया जाता है। आपकी कार्रवाई योजना आज से शुरू होती है। हर दवा की सूची बनाइए जो आप लेते हैं। हर एक पर शोध कीजिए, क्या यह NSAID है, एंटीकोलिनर्जिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एंटीसाइकोटिक। एक ऐसा अपॉइंटमेंट तय करें जहां आप विशेष रूप से अपने डॉक्टर के साथ दवाओं की समीक्षा करें। उन्हें आपको जल्दी में न डालने दें। ये प्रश्नों की सूची साथ रखें। इस दवा के साथ मेरी स्ट्रोक जोखिम क्या है, मेरी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए सबसे कम प्रभावी डोज क्या है, मुझे इसे कब तक लेना चाहिए, क्या सुरक्षित विकल्प है, कौन से गैर दवा उपाय मुझे आजमाने चाहिए। याद रखें, आप केवल खुद को स्ट्रोक से नहीं बचा रहे हैं, आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी यादें, अपने पोते पोतियों का आनंद लेने की क्षमता, यात्रा करने, शौक पूरा करने की शक्ति संरक्षित कर रहे हैं। हर दवा निर्णय वास्तव में यह तय कर रहा है कि आप अपने बाकी जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। आंकड़े गंभीर हैं। हर 6 मिनट में एक और वरिष्ठ एक टाला जा सकने वाला स्ट्रोक झेलता है, लेकिन आपको एक आंकड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जानकारी शक्ति है और अब आपके पास वह जानकारी है जो सचमुच आपकी जिंदगी बचा सकती है। इस जानकारी को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अपने और प्रियजनों के लिए वकालत करें। हर पर्ची पर सवाल उठाएं, हर विकल्प का पता लगाएं और यह बस उम्र बढ़ना है को स्वीकार न करें। आपका दिमाग दशकों से आपको वफादारी से सेवा दे रहा है। इसमें आपकी यादें, आपकी व्यक्तित्व, वह सब कुछ है जो आपको आप बनाता है। क्या उसे उन दवाओं से बचाना जिसकी वजह से वह सब कुछ छीन सकता है, इसके लायक नहीं है।
निर्णय आपका है और अब आपके पास बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जानकारी है। सूचित रहें, सतर्क रहें और सबसे महत्वपूर्ण स्वस्थ रहें। आपके भविष्य का आप आज जो निर्णय लेते हैं उसके लिए आपको धन्यवाद देगा।